नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी पानवाली को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पानवाली। लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में इस समय वहाँ घंटाघर है। वहाँ से 70 वर्ष पूर्व एक छोटी सी टूटी हुई मस्जिद थी जो भूतों वाली मस्जिद कहलाती थी, और अब जहाँ गंगा पुस्तक माला की आलीशान दुकान है वहाँ एक छोटा सा एक मंजिला घर था। चारों तरफ न आज किसी बहार थी, न बिजली की चमक, न बढ़िया सड़कें, न मोटर, न मेम साहिबाओं का इतना जमघट। लखनऊ के आखिरी बादशाह प्रसिद्ध वाजिद अली की अमलदारी थी। अयासी और ठाट बाट के दौर दौरे थे, मगर इस समय मोहल्ले में रौनक न थी। उस घर में एक टूटी सी कोठरी में एक बुढ़िया मनहूस सूरत सन के समान बालों को बिखेरे बैठी किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। घर में एक दिया धीमी आभा से टिमटिमा रहा था। रात के 10 बज गए थे। जाड़े के दिन थे। सभी लोग अपने अपने घर में रजाइयों में मुंह लपेटे पड़े थे। गली और सड़क पर सन्नाटा था। धीरे धीरे बढ़िया वस्त्रों से आच्छादित एक पालकी इस टूटे घर के द्वार पर चुपचाप रुकी, और काले वस्त्रों से आच्छादित एक स्त्री मूर्ति ने बाहर निकलकर धीरे से द्वार पर थपकी दी। तत्काल द्वार खुला और स्त्री ने घर में प्रवेश किया। बूढ़ी ने कहा, खैर तो है? सब ठीक है। क्या मौलवी साहब मौके पर मौजूद हैं? कब से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा जाफिसानी तो नहीं करनी पड़ी? जाफिसानी? चेखुस जान पर खेल कर आई हूँ। करती भी क्या, गर्दन थोड़ी ही उतरवानी थी। होश में तो है? अभी बेहोश है। किसी तरह राजी न होती थी, मजबूरन यह किया गया। तब चलें? बुढ़िया उठी, दोनों पालकी में जा बैठी। पालकी संकेत पर चलकर मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई भीतर चली गई। मस्जिद में सन्नाटा और अंधकार था, मानो वहाँ कोई जीवित पुरुष नहीं है। पालकी के आरोहियों को इसकी परवाह न थी। वे पालकी को सीधे मस्जिद के भीतरी कक्ष में ले गए। यहाँ पालकी रखी। बुढ़िया ने बाहर आकर एक कोठरी में प्रवेश किया। वहाँ एक आदमी सिर से पैर तक चादर ओढ़े सो रहा था। बुढ़िया ने कहा, उठिए मौलवी साहब, मुरीदों का ताबीज़ इनायत कीजिए। क्या अभी बुखार नहीं उतरा? अभी तो चढ़ा ही है, कहकर मौलवी साहब उठ बैठे। बुढ़िया ने कुछ कान में कहा। मौलवी साहब सफ़ेद दाढ़ी हिलाकर बोले, समझ गया, कुछ खटका नहीं है। हैदर खोजा मौके पर रोशनी लिए हाजिर पहुँचेगा, मगर तुम लोग बेहोशी की हालत में उसे किस तरह? आप बेफिक्र रहें, बस सुरंग की चाबी इनायत करें। मौलवी साहब ने उठकर मस्जिद की बाईं ओर के चबूतरों के पीछे वाले भाग में जाकर एक कब्र का पत्थर किसी तरकीब से हटा दिया। वहाँ सीढ़ियाँ निकल आई। बुढ़िया उसी तंग तहखाने के रास्ते उसी काले वस्त्र से आच्छादित लंबी स्त्री के सहारे एक बेहोश स्त्री को नीचे उतारने लगी। उनके चले जाने के बाद मौलवी साहब ने गौर से इधर उधर देखा और फिर किसी गुप्त तरकीब से तहखाने का द्वार बंद कर दिया। तहखाना फिर कब्र बन गया। उन 1000 मानुसों में कसूमी बत्तियां जल रही थी और कमरे की दीवार गुलाबी साटन के पर्दों से छिप रही थी। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा था, जिस पर निहायत नफीस और खुश रंग काम बना हुआ था। कमरा खूब लंबा चौड़ा था। उसमें तरह तरह के ताज़े फूलों के गुलदस्ते सजे हुए थे और हिना की तेज महक से कमरा महक रहा था। कमरे के एक बाजू में मखमल का बालिश्त भर ऊंचा एक गद्दा बिछा था। उस पर बड़ी सी मसनद लगी थी, जिस पर 4 सुनहरे खंभों पर मोती की झालर का चंदोवा तना था। मसनद पर एक बलिष्ठ पुरुष उत्सुकता से किंतु अलसाया बैठा था। इसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसका मोती के समान उज्ज्वल रंग, कामदेव को मात करने वाला प्रदीप्त सौंदर्य, झब्बेदार मूछें, रस भरी आँखें और मदिरा से प्रफुल्लित होठ कुछ और ही समा बांध रहे थे। सामने पानदान में सुनहरी गिलौरियाँ भरी थी। इत्रदान में शीशियाँ लुढ़क रही थीं। शराब की प्याली और सुराही छड़ छड़ पर खाली हो रही थी। वह सुगंधित मदिरा
मानो उसके उज्जवल रंग पर सुनहरी निखार ला रही थी। उसके कंठ में पन्ने का एक बड़ा सा कंठा पड़ा था और उंगलियों में हीरे की अंगूठियां बिजली की तरह दमक रही थी। यही लाखों में दर्शनीय पुरुष लखनऊ के प्रख्यात नवाब वाजिद अली शाह थे। कमरे में कोई न था। वह बड़ी आतुरता से किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आतुरता क्षण क्षण पर बढ़ रही थी। एकाएक एक खटका हुआ। बादशाह ने ताली बजाई और वह लंबी स्त्री मूर्ति से सिर से पैर तक काले वस्त्रों में शरीर को लपेटे मानो दीवार फाड़कर आ उपस्थित हुई। ओह मेरी गबरू, तुमने तो इंतजार में ही मार डाला। क्या गिलौरियाँ लाई हो? मैं हुजूर पर कुर्बान। इतना कहकर वह काला लबादा उतार डाला। उफ गजब! उस काले आविष्टन में मानो सूर्य का तेज छिपा था। कमरा चमक उठा। बहुत बढ़िया चमकीले बिलायती साटन की पोशाक पहने एक सौंदर्य की प्रतिमा इस तरह निकल आई जैसे राख के ढेर में से अंगार। इस अनिष्ट सौंदर्य की रूपरेखा कैसे बयां की जाए? इस अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी सभ्यता में जहाँ क्षण भर चमककर बादलों में विलीन हो जाने वाली बिजली सड़क पर ढूंढी जाए, इस अंधकारमय रात्रि में उसे खड़ा कर दिया जाए तो कसौटी पर स्वर्ण रेखा की तरह दीप्त हो उठे। और यदि कहे वह दिन के उज्जवल प्रकाश में खड़ी कर दी जाए तो उसे देखने का साहस कौन करे? किन आँखों में इतना तेज है? उस सुगंधित और मधुर प्रकाश में मदिरा रंजित नेत्रों से वाजिद अली की वासना उस रूप ज्वाला को देखते ही भड़क उठी। उन्होंने कहा, रूपा जरा नज़दीक आओ, एक प्याला सिराजी और अपनी लगाई हुई अंबरी पान की बीड़ियाँ तो दो। तुमने तो तरसा तरसा कर मार ही डाला। रूपा आगे बढ़ी, सुराही से शराब उड़ेली और जमीन में घुटने टेक कर आगे बढ़ा दी। इसके बाद उसके 4 सोने के वर्क लपेटी बीड़ियाँ निकालकर बादशाह के सामने पेश की और दस्तबस्ता अर्ज की। हुजूर की खिदमत में लौंडी की वह तोहफा ले आई है। वाजिद अली शाह की बाँछें खिल गई। उन्होंने रूपा को घूरकर कहा, वाह! तब तो आज रूपा ने संकेत किया। हैदर खोजा फूल सी मुरझाई कुसुम कली को फूल की तरह हाथों पर उठाकर पान गिलौरी की तस्तरी की तरह बादशाह के रूबरू कालीन पर डाल गया। रूपा ने बाकी अदा कहा, हुजूर को आदाब, और चल दी। एक 14 वर्ष की भयभीत मूर्छित असहाय कुमारी बालिका अकस्मात आंख खुलने पर सम्मुख शाही ठाट से सजे हुए महल और दैत्य के समान नर पशु को पाप वासना से प्रमत्त देखकर क्या समझेगी? कौन अब इस भयानक क्षण की कल्पना करे? वही क्षण होश में आते ही उस बालिका के सामने आया। वह एकदम चित्कार करके फिर से बेहोश हो गई, पर इस बार शीघ्र ही उसकी मूर्छा दूर हो गई। एक अतर्क साहस जो ऐसी अवस्था में प्रत्येक जीवित प्राणी में हो जाता है, उस बालिका के शरीर में उदय हो आया। वह सिमटकर बैठ गई और पागल की तरह चारों तरफ एक दृष्टि डालकर एकटक उस उन्मत्त पुरुष की ओर देखने लगी। उस भयानक क्षण में भी उस विशाल पुरुष का सौंदर्य और प्रभा देखकर उसे कुछ साहस हुआ। वह बोली तो नहीं, पर कुछ स्वस्थ होने लगी। नवाब जोर से हंस दिए। उन्होंने गले का वह बहुमूल्य कंठा उतारकर बालिका की ओर फेंक दिया। इसके बाद वह नेत्रों के तीर निरंतर फेंकते रहे। बालिका ने कंठा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। वह वैसी ही सिकुड़ी हुई, वैसी ही निर्निमेष दृष्टि से भयभीत हुई नवाब को देखती रही। नवाब ने दस्तक दी। 2 बांदियाँ दस्तबस्ता आ हाजिर हुई। नवाब ने हुक्म दिया, इसे गुस्ल कराकर और सब्ज पूरी बनाकर हाजिर करो। उस पुरुष पाषाण की अपेक्षा स्त्रियों का संसर्ग गनीमत जानकर बालिका मंत्रमुग्ध सी उठकर उनके साथ चली गई। इसी समय एक खोजे ने आकर अर्ज की, खुदाबंद, साहब बहादुर बड़ी देर से हाजिर हैं। उनसे कह दो अभी जच्चा खाने में है, अभी मुलाकात नहीं होगी। आलीजा, कलकत्ते से एक जल्दी, मरे मुँहे हमारे पीर उठ रही है। खोजा चला गया। लखनऊ के खास बाजार की बाहर देखने योग्य थी। शाम हो चली थी और छिड़काव हो गया था। इक्को और बहेलियों, पालकियों और घोड़ों का अजीब जमघट था। आज तो उजाड़ अमीनाबाद का रंग ही कुछ और है। तब यही रौनक चौकों को प्राप्त थी। बीच चौक में रूपा की पानों की दुकान थी। फानूसों और रंगीन झाड़ों से जगमगाती गुलाबी रोशनी के बीच स्वच्छ बोतल में मदिरा की तरह रूपा
पान की दुकान पर बैठी थी। दो निहायत हसीन लौंडियाँ पान की गिलोरियाँ बनाकर उनमें सोने का वर्क लपेट रही थी। बीच बीच में अटखेलियाँ भी कर रही थी। आजकल के कलकत्ते के कोरिथियन थिएटर रंगमंच पर भी ऐसा मोहक और आकर्षक दृश्य नहीं दिख पड़ता जैसा उस समय रूपा की दुकान पर था। ग्राहकों की भीड़ का पार न था। रूपा खास ग्राहकों का स्वागत कर पान दे रही थी। बदले में खनाखन असरफियों से उसके गंगा जमुनी काम की तरस्तरी भर रही थी। वे असरफियाँ रूपा की एक अदा, एक मुस्कुराहट, केवल एक कटाक्ष का मोल थी। पान की गिलोरियाँ तो लोगों को घाते में पड़ती थी। एक नाजुक अंदाज नवाबजादे तामजाम में बैठे अपने मुसाहबों और कहारों के झुंड के साथ आए और रूपा की दुकान पर तामजाम रोका। रूपा ने सलाम करके कहा, मैं सदके शहजादा साहब, जरा बांदी की एक गिलोरी कबूल फरमावें। रूपा ने लौंडी की तरफ इशारा किया। लौंडी सहमती हुई सोने की एक रकाबी में 5-7 गिलोरियाँ लेकर तामजाम तक गई। शहजादे ने मुस्कुराकर 2 गिलोरियाँ उठाई। एक मुट्ठी असरफियाँ तस्तरी में डालकर आगे बढ़े। एक खान साहब बालों में मेहंदी लगाए, दिल्ली के वासली के जूते पहने, तंजेब की चपकन कसे, सिर पर लैसदार ऊंची चोटी लगाए आए। रूपा ने बड़े तपाक से कहा, अक्खा खां साहब, आज तो हुजूर रास्ता भूल गए। अरे कोई है, आपको बैठने की जगह दे। अरे गिलोरियाँ तो लाओ। खान साहब रूपा के रूप की तरह चुपचाप गिलोरियों के रस का घूंट पीने लगे। थोड़ी देर में एक अधेड़ मुसलमान अमीरजादे की शक्ल में आए। उन्हें देखते ही रूपा ने कहा, अरे हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे सरकार, आप तो ईद के चांद हो गए। अरे मिर्ज़ा साहब को गिलोरियाँ दे। तस्तरी में खनाखन हो रही थी और रूपा के रूप और पान की हाट खूब गरमा रही थी। ज्यों ज्यों अंधकार बढ़ता जाता था, त्यों त्यों रूप पर रूपा की दोपहरी चढ़ रही थी। धीरे धीरे एक पहर रात बीत गई। ग्राहकों की भीड़ कुछ कम हुई। रूपा अब सिर्फ कुछ चुने हुए प्रेमी ग्राहकों से घुल घुलाकर बातें कर रही थी। धीरे धीरे एक अजनबी आदमी दुकान पर आकर खड़ा हो गया। रूपा ने अप्रतिभ होकर पूछा, आपको क्या चाहिए? आपके पास क्या क्या मिलता है? बहुत सी चीज़ें। क्या पान खाइएगा? क्या हर्ज है? रूपा के संकेत से दासी बालिका ने पान की तस्तरी अजनबी के आगे धर दी। 2 बीड़ियाँ हाथ में लेते हुए उसने कहा, इनकी कीमत क्या है बी साहिबा? जो कुछ जनाब दे सके। यह बात है? तब ठीक, मैं जो कुछ ले सका वह लूँगा भी। अजनबी हंसा नहीं। उसने भेद भरी दृष्टि से रूपा को देखा। रूपा की भ्रुकुटी जरा टेढ़ी पड़ी और वह एक बार तीव्र दृष्टि से देखकर फिर अपने मित्रों के साथ बातचीत में लग गई। पर बातचीत का रंग जमा नहीं। धीरे धीरे मित्रगण उठ गए। रूपा ने एकांत पाकर कहा, क्या हुजूर का मुझसे कोई खास काम है? मेरा तो नहीं, मगर कंपनी बहादुर का है। रूपा कांप उठी। वह बोली, कंपनी बहादुर का क्या हुक्म है? भीतर चलो कहा जाए। मगर माफ़ कीजिए, आप पर यकीन कैसे हो? ओह समझ गया, बड़े साहब की यह चीज़ तो तुम शायद पहचानती ही होगी। यह कहकर उन्होंने एक अंगूठी दूर से दिखा दी। समझ गई, आप अंदर तशरीफ़ लाइए। रूपा ने एक दासी को अपने स्थान पर बैठाकर अजनबी के साथ दुकान के भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। दोनों व्यक्तियों में क्या बातें हुई यह तो हम नहीं जानते, मगर उसके ठीक 3 घंटे बाद 2 व्यक्ति काला लबादा ओढ़े दुकान से निकले और किनारे लगी हुई पालकी में बैठ गए। पालकी धीरे धीरे उसी भूतों वाली मस्जिद में पहुंची। उसी प्रकार मौलवी ने कब्र का पत्थर हटाया और एक मूर्ति ने कब्र के तहखाने में प्रवेश किया। दूसरे व्यक्ति ने एकाएक मौलवी को पटककर मुस्कें बांध ली और एक संकेत किया। क्षण भर में 50 सुसज्जित काली काली मूर्तियां आ खड़ी हुई और बिना एक शब्द मुंह से निकाले चुपचाप कब्र के अंदर उतर गई। अब फिर चलिए अनंग देव के उसी रंग मंदिर में। सुख साधनों से भरपूर वही यह कच्छ आज सजावट खत्म कर गया था। सहसा उल्कापात की तरह रंगीन हंडियाँ, बिलौरी, फानूस और हजारा झाड़ सब जल रहे थे तत्परता से, किंतु नीरव बांदियाँ और गुलाम दौड़ धूप कर रहे थे। अनगिनत रमणियाँ अपने मद भरे होठों की प्यालियों में भाव की मदिरा उड़ेल रही थी।
उन सुरीले रागों की बौछारों में बैठे बादशाह वाजिद अली शाह सराबोर हो रहे थे। उस गायनोन्माद में मालूम होता था कमरे में जड़ पदार्थ भी मतवाले होकर नाच उठेंगे। नाचने वालियों के ठुमके और नुपुर की ध्वनि सोते हुए यौवन से ठोकर मारकर कहती थी, उठ उठ ओ मतवाले उठ। उन नर्तकियों के बढ़िया चिकनदोजी के सुवासित दुपट्टों से निकली हुई सुगंध उनके नृत्य वेग से विचलित वायु में साथ घुल मिलकर गदर मचा रही थी। पर सामने का सुनहरा फव्वारा जो सामने स्थिर ताल पर 20 हाथ ऊपर फेंककर रंगीन जलबिंदु रश्मियों से हाथापाई कर रहा था, देखकर कलेजा बिना उछले कैसे रह सकता था। उसी मसनद पर बादशाह वाजिद अली शाह बैठे थे। एक गंगा जमनी काम का अलबोला वहाँ रखा था, जिसकी खमीरी मुस्की तंबाकू जलकर एक अनोखी सुगंध फैला रही थी। चारों तरफ सुंदरियों का झुरमुट उन्हें घेरे बैठा था। सभी अधनंगी उन्मत्त निर्लज्ज हो रही थी। पास ही सुराहियाँ और प्यालियाँ रखी थी और बारी बारी से उन दुर्बल होठों को चूम रही थी। आधा मद पी पीकर वे सुंदरियाँ उन प्यालियों को बादशाह के होठों में लगा देती थी। वह आंखें बंद करके उसे पी जाते थे। कुछ सुंदरियाँ पान लगा रही थीं, कुछ अलबोले की निगाली पकड़े हुई थी। 2 सुंदरियाँ दोनों तरफ पीकदान लिए खड़ी थीं, जिनमें बादशाह कभी पीक गिरा देते थे। इस उल्लासित आमोद के बीचों बीच एक मुरझाया पुष्प, कुचली हुई पान की गिलौरी, वह बालिका बहुमूल्य हीरे खचित वस्त्र पहने बादशाह के बिल्कुल पास में लगभग मूर्छित और अस्त व्यस्त पड़ी थी। रह रहकर शराब की प्याली उसके मुख से लग रही और वह खाली कर रही थी। एक निर्जीव दुसाले की तरह बादशाह उसे अपने बदन से सटाए, मानो तमाम इंद्रियों को एक ही रस में सराबोर कर रहे थे। गंभीर आधी रात बीत रही थी। सहसा इसी आनंद वर्षा में बिजली गिरी। कच्छ के उसी गुप्त द्वार को विदीर्ण कर क्षण भर में वही रूपा काले आवरण से नख सीख ढके निकल आई। दूसरे क्षण में एक और मूर्ति वैसे ही आवेष्टन में बाहर निकल आई। क्षण भर बाद दोनों ने अपने आवेष्टन उतार फेंके। वही अग्निशिखा ज्वलंत रूपा और उसके साथ गौरांग कर्नल। नर्तकियों ने एकदम नाचना गाना बंद कर दिया। बांदियाँ शराब की प्यालियाँ लिए काठ की पुतली की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। केवल फब्बारा ज्यों का त्यों आनंद से उछल रहा था। बादशाह यद्यपि बिल्कुल बदहवास थे, मगर यह सब देखकर वह मानो आधे उठकर बोले, ओह रूपा दिलरुबा, तुम और ऐ मेरे दोस्त कप्तान, इस वक्त यह क्या माजरा है। आगे बढ़कर और अपनी चुस्त पोशाक ठीक करते हुए तलवार की मूठ पर हाथ रखकर कप्तान ने कहा, कल आली जाह की बंदगी में हाजिर हुआ था, मगर इस वक्त इस रास्ते से ऐ माजरा क्या है। अच्छा बैठो। हाँ जोहरा, एक प्याले मेरे दोस्त कर्नल के लिए लाओ। माफ़ करे हुजूर, इस समय मैं एक काम से सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काम? वह क्या काम है? बैठते हुए बादशाह ने कहा, मैं तखलिये में अर्ज किया चाहता हूँ। तखलिया? अच्छा, जोहरा ओ कादिर। धीरे धीरे रूपा को छोड़कर सभी बाहर निकल गई। उस सौंदर्य स्वप्न में रह गई अकेली रूपा। रूपा को लक्ष्य करके कहा, यह तो गैर नहीं रूपा, दिलरुबा, एक प्याला अपने हाथ से तो दो। रूपा ने सुराही से उड़ेल लबालब प्याला भर कर बादशाह के होठों से लगा दिया। हाय, लखनऊ के नवाब का यही अंतिम प्याला था। उसे बादशाह ने आंखें बंद कर पीकर कहा, वाह प्यारी। हाँ तो अब वह बात मेरे दोस्त, हुजूर को ज़रा रेजिडेंसी तक चलना पड़ेगा। बादशाह ने उछलकर कहा, यह कैसी बात है? रेजिडेंसी तक मुझे? जहाँ पना मैं मजबूर हूँ, काम ऐसा ही है। इसका मतलब मैं अर्ज नहीं कर सकता। कल मैं यही तो अर्ज करने हाजिर हुआ था। गैर मुमकिन। बादशाह गुस्से में होठ काटकर उठे और अपने हाथ में सुराही से उड़ेलकर 3-4 प्याली पी गए। धीरे धीरे उसी दीवार से एक एक करके 40 गोरे सैनिक संगीन और किर्च सजाए कच्छ में घुस आए। बादशाह देखकर बोले, खुदा की कसम, यह तो दगा है कादिर। जहाँ पना, अगर खुशी से मेरी अर्जी कबूल न करेंगे तो खून खराबी होगी। कंपनी बहादुर के गोरों ने महल घेर लिया है। अर्ज यही है कि सरकार चुपचाप चले। बादशाह धप से बैठ गए। मालूम होता है क्षण भर के लिए उनका नशा उतर गया।
उन्होंने कहा, तुम सब क्या मेरे दुश्मन होकर मुझे कैद करने आए हो? मैं हुजूर का दोस्त हर तरह हुजूर के आराम और फरहत का ख्याल रखता हूँ और हमेशा रखूँगा। बादशाह ने रूपा की ओर देखकर कहा, रूपा, यह क्या माजरा है? तुम भी क्या इस मामले में हो? एक प्याला मगर नहीं नहीं। अच्छा, सब साफ साफ सच कहो। कर्नल मेरे दोस्त नहीं, अब नहीं। अच्छा कर्नल, सब खुलासावार बयान करो। सरकार, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कंपनी बहादुर का खास परवाना लेकर खुद लाट साहब तशरीफ़ लाए हैं और आली जहाँ से कुछ मशविरा किया चाहते हैं, मगर यहाँ यह नामुमकिन है। बादशाह ने कर्नल की तरफ देखा। वह तना खड़ा था और उसका हाथ तलवार की मूठ पर था। समझ गया, सब समझ गया, यह कहकर बादशाह कुछ देर हाथों से आंख ढांपकर बैठ गए। कदाचित उनकी सुंदर रस भरी आँखों में आंसू भर आए हों। रूपा ने पास आकर कहा, मेरे खुदाबंद बंदी, हट जा ए नमक हराम रजील बाजारू औरत। बादशाह ने यह कहकर एक ठोकर लगाई और कहा, तब चलो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। पहले बादशाह, पीछे कप्तान, उसके पीछे रूपा और सबके अंत में एक एक करके सिपाही उसी दरार में विलीन हो गए। महल में किसी को कुछ मालूम न था। वह मूर्तिमान संगीत, वह उमड़ता हुआ आनंद, समुद्र सदा के लिए मानो किसी जादूगर ने निर्जीव कर दिया। कलकत्ते के एक उजाड़ से भाग में एक बहुत विशाल मकान में वाजिद अली शाह नज़रबंद थे। ठाठ लगभग वही थी। सैकड़ों दासियाँ, बांदियाँ और बेस्याएँ भरी हुई थी। पर वह लखनऊ के रंग कहाँ। खाना खाने का वक्त हुआ और दस्तरखान पर खाना चुना गया तो बादशाह ने चख चख कर फेंक दिया। अंग्रेज अफसर ने घबराकर पूछा, खाने में क्या नुक्स है? जवाब दिया गया, नमक खराब है। नवाब कैसा नमक खाते हैं? एक मन का डला रखकर उस पर पानी की धार छोड़ी जाती है। जब घुलते घुलते छोटा सा टुकड़ा रह जाता है तब बादशाह के खाने में वह नमक इस्तेमाल होता है। अंग्रेज अधिकारी मुस्कुराता चला गया। क्यों? ओह, हम लोगों के समझने के योग्य यह भेद नहीं। उसी रस रंग की दीवारों के भीतर अब सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और अमन कैसर बाग मानो रंडुए की तरह खड़ा उस रसीली रात की याद में सिर धुन रहा है। तो आज की ये आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी पानवाली आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।